मंगनी का फंक्शन गफ्फार हाउस के सहन में ही रखा गया था। दूल्हे वाले यानी साइम के घर वाले और बाकी के खानदान वाले भी खुशगपियों में मसरूफ थे। साइम भी सफेद शलवार कमीज पर वास्कोट पहने बहुत प्यारा लग रहा था। आसिया, सोहा को ले आओ, देर हो रही है। अंबर, साइम की वालदा मुस्कुराते हुए आसिया को मुखातिब करती हैं। जी भाभी, बच्चियां गई हैं लेने, आती होंगी बस। लो आ गई, आसिया कहती सोहा के रूम की तरफ इशारा करती है जहां से सोहा कश्यप और 2-3 लड़कियों के साथ आ रही होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अंबर आगे बढ़कर सोहा को साइम के पास बिठाते हुए कहती है, जिस पर साइम भी सोहा को एक नजर देखकर मुस्कुराता है। चलो जी, अब रस्म शुरू करते हैं। गफार आगे बढ़कर सबको हुक्म देते हैं, जिस पर सारे छोटे बड़े सोहा और साइम के आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। ये लो साइम, सोहा को रिंग पहनाओ। अंबर एक छोटी सी डब्बी साइम की तरफ बढ़ाते हुए कहती है तो साइम मुस्कुराता हुआ इस डब्बी में से रिंग उठाकर अपनी हथेली सोहा की तरफ बढ़ाता है। सोहा, हाथ दो अपना। साइम उसे चुप बैठा देखकर एक नजर अपनी माँ को देखकर सोहा से कहता है, जी। वो जैसे सोचों से बाहर आती है। हाथ दो, रिंग पहनानी है। वो अपनी हथेली दोबारा उसके आगे करे कहता है, जिस पर सोहा अपनी गोद में रखा हुआ हाथ उठाकर उसकी तरफ बढ़ाती है। 1 मिनट, मेरा इंतजार तो कर लेते, मेरे बगैर ही मंगनी शुरू कर रहे थे। साइम सोहा का हाथ पकड़े रिंग पहना ही रहा होता है कि दखान की आवाज पर सोहा अपना हाथ फौरन खींच लेती है और हैरानी से दरवाजे की तरफ देखती है, जहां दखान चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट लेकर दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले खड़ा होता है। तुम कौन हो और हम क्यों तुम्हारा इंतजार करते? राशिद साइम के वालिद माथे पर बल डाले पूछते हैं। मैं कौन हूँ? अच्छा सवाल है। वो अंदर आते हुए मुस्कुराते हुए सोहा की तरफ देखता है, जबकि सोहा हैरान सी उसे देखती है, जबकि घबरा भी रही होती है। मैं सोहा का शोहर हूँ, वो सोहा को देखे कहता है, और वहां मौजूद सब लोग ये अल्फाज सुनकर अपनी जगह सुन्न हो जाते हैं। जब सोहा दखान को नम आंखों से देखती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? रोहान गुस्से से उसे कहता है, जबकि कश्यप माथे पर बल डाले उसे पहचानने की कोशिश करती है। जी साले साहब, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। वो दांत पीसते हुए रोहान की तरफ देखकर कहता है, गफार, ये लड़का क्या कह रहा है? अगर सोहा का निकाह पहले हो चुका था तो इसकी मंगनी क्यों कर रहे थे? अंबर गुस्से से गफार को कहती है, नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर निकाह हुआ होता तो हम मंगनी क्यों करते? अरे अंकल, आपको नहीं पता, हमने 5 महीने पहले निकाह कर लिया है। ये देखें निकाहनामा। बल्कि आप रहने दें, आप देखें। दखान निकाहनामा गफार की तरफ बढ़ाते हुए एकदम साइम की तरफ कर देता है, और सोहा आंखों में आंसू लिए दखान को देखती है, जिसके होंठों से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही होती। ये तो असली निकाहनामा है। साइम गुस्से से निकाहनामा सामने टेबल पर फेंक कर कहता है, अरे आराम से, तमीज नहीं है क्या? दुकान का नामा उठाकर कहता है, सोहा, क्या ये लड़का ठीक कह रहा है? क्या तुमने इससे निकाह किया है? आसिया, जो 2 दिन से सोहा के रवैये की वजह जानने की कोशिश कर रही थी, अब वजह सामने आने पर सोहा के पास आकर पूछती है, अम्मी, बोलो सोहा, क्या तुम इसकी बीवी हो? आसिया उसे झिंझोड़ कर पूछती है, और बाकी सब सोहा के बोलने के मुंतजिर होते हैं, जबकि दखान मुस्कुराता हुआ सोहा को देख रहा होता है। हाँ, वो रोते हुए इस बात में सर हिलाती है तो वहां मौजूद सब अपनी जगह सख्ते में चले जाते हैं। चट्टाक बगैरत, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे अपने भाई बाप का ख्याल नहीं आया? आसिया उसके मुंह पर थप्पड़ मार के कहती है, जिसे वो गिरते गिरते बचती है। अम्मी, चले यहाँ से। अच्छा हुआ हमें इसकी असलियत पहले ही पता चल गई। साइम अपनी माँ का हाथ पकड़े सोहा को गुस्से से देखकर बाहर की तरफ जाता है, और बाकी सभी सोहा को नफरत से देखकर उनके पीछे जाते हैं। आप लोगों ने नहीं जाना? दुकान 2-3 लोगों को अभी भी खड़ा देखकर कहता है, जिस पर वो लोग हकारत से दोनों को देखकर बाहर चले जाते हैं। अब बस घर वाले ही थे मौजूद। सोहा, ये क्या किया तुमने? गफार अपना गुस्सा जब्त करे कहता है, जिस पर सोहा रोते हुए उनके पास जाती है। अब्बू, मैंने खुशी से नहीं किया ये निकाह, और ये निकाह बस कागजी है। आपकी तबीयत खराब थी तो मैं इनसे पैसे मांगने गई थी, उन्होंने कहा। बस कर दो सोहा, तुम भी क्या पूरी कहानी सुनाने लग गई हो? और आप लोग क्या देख रहे हैं? दामाद पहली बार घर आया है, इज्जत तो क्या ही देंगे, बैठने का भी नहीं कहा। वो हाथ के इशारे से सोहा को चुप कराता कहकर गफार और बाकी सबकी तरफ देखकर कहता है, जबकि सोहा को दखान पर बहुत गुस्सा आता है, जिसने उसकी और उसके घर वालों की इज्जत को 2 कड़ी का करके रख दिया था। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तुम ही। अंकल, हर बार लड़का कसूरवार नहीं होता, आपकी बेटी ही गलत थी। वो गफार के ही अल्फाज उन्हें लौटाता है, जिस पर वो हैरान से हो जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को फंसाने की? रोहान गुस्से से आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़कर धारता है, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मेरी बहन को फंसाने की, ऐसे मैंने भी हिम्मत कर ली तुम्हारी बहन को फंसाने की। वो अपने गिरबान से उसका हाथ हटाकर तंजिया मुस्कुराते हुए कहता है, जिस पर रोहान का हाथ उसकी बात सुनकर उसके गिरबान से ढीला पड़ता है, और वहीं सोहा बेयकीनी से दखान को देखती है। दखान, कश्यप जो कब से सोच रही थी कि ये कौन है, अब उसकी बात सुनकर उसे फौरन याद आ जाता है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्या ज्यादा ही प्यारा लग रहा हूँ? दखान सबको अपनी तरफ देखकर कहता है। कौन कौन हो तुम? गफार अटकते हुए कहते हैं। क्यों, आपके बेटे ने मेरी बहन के अलावा भी किसी और को फंसाया था जो आपको मैं याद नहीं? वो उन पर तंज करता है।
रूहान गफ्फार, मैं राबिया दौरानी का भाई हूँ, द खान दौरानी। वो मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाता है और सोहा तो कुछ बोल ही नहीं पाती। वो जिससे मोहब्बत कर बैठी थी वो कौन निकला, एक बदला लेने वाला धोखेबाज। राबिया, उसने खुद छोड़ा था मुझे, वो थी ही ऐसी और वो धोखेबाज थी। रोहान को राबिया का नाम सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो धोखेबाज थी? अगर वो धोखेबाज न होती ना तो अभी जिंदा होती। दखान उसकी बात सुनकर गुस्से से चीखता है। क्या मतलब? कशफ उसकी बात सुनकर फौरन से पूछती है। मतलब ये कि इस रोहान की वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। दखान के अल्फाज सुनकर रोहान कशफ की तरफ देखता है, जो उसकी बात सुनकर मुंह पर हाथ रख देती है। क्या? राबिया? रोहान राबिया की खुदकुशी का सुनकर हैरान रह जाता है और वो जो समझ रहा था कि वो किसी से शादी करके खुश होगी, अब उसके मरने की खबर सुनकर वो और उसके मरने की वजह और उसकी वजह से मरने की खबर सुनकर वो कुछ बोल ही नहीं पाता। अब मैं अपनी बहन का बदला लूंगा तुम्हारी बहन से, ताकि तुम्हें भी पता चले कि बहन का दुख क्या होता है। रोहान दुखान की बात सुनकर कश्यप की तरफ देखता है, जो परेशान सी लग रही होती है, और रोहान फौरन समझ जाता है कि कुछ तो हुआ था। अब उसे ये बाद में सोचना था कि क्या हुआ था। अभी उसे अपनी बहन को बचाना था। देखो, जो कुछ हुआ सो हो गया। अब तो मेरी बहन को छोड़ दो, वो बहुत मासूम है, उसे किसी बात का इल्म नहीं था। रोहान दखान के सामने आकर आराम से कहता है, जिस पर दखान हंस देता है। वाह भाई वाह, क्या बात है रोहान साहब, बहन का दुख हो रहा है, जबकि अभी तो इस पर एक खरोच भी नहीं आई, और मेरी बहन जो मर गई। तुम अंदाजा लगा सकते हो मेरा क्या हाल था, मगर नहीं, तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारी बहन मरी थोड़ी है। दखान के अल्फाज से सोहा को जो दुख मिल रहा था, इस बात से सब अनजान थे। उसे किस बात की सजा मिल रही थी, वो दखान को बस देखते हुए सोच रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी मेरी बहन को तलाक दो। रोहान हाथ ऊपर करे उसे कहता है, जो मुसलसल उसकी बेबसी पर हंस रहा था। उसे भी सोहा का भी होश नहीं था, जो इसके हर अल्फाज से टूट रही थी। भाई? सोहा रोहान के अल्फाज सुनकर तड़प कर कहती है, जिस पर दखान के साथ सब उसकी तरफ देखते हैं। देखो रोहान गफ्फार, तुम्हारी बहन की हालत भी मेरी बहन की तरह हो गई है। अब अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये भी मर जाएगी, और मैं इसे मारना नहीं चाहता। दखान सोहा के बोलने पर हंसते हुए कहता है, और सोहा नम आंखों से रोहान को मना करती है, जिस पर रोहान के साथ सारे घर वाले उसे गुस्से से देखते हैं। एक तो रोहान उसकी जान बचा रहा था, और एक वो थी जो उस धोखेबाज के निकाह में रहना चाह रही थी। सोहा, तुम अब भी इसके निकाह में रहना चाहती हो, जिसने मेरा बदला तुमसे लिया है? रोहान सोहा के पास आकर सख्त लहजे में पूछता है, जिस पर सोहा नजरें नीची करे आंसू बहाती है। ये मासूम है, इसे अभी कुछ नहीं पता, तुम इसे अभी तलाक दो। रोहान सोहा को कुछ ना बोलता देखकर दखान के पास आकर कहता है। रोहान परेशान होकर रह गया था, और दखान उसकी परेशानी को खूब इंजॉय कर रहा था। पहले मैं भी यही सोचकर आया था कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को तलाक दूंगा। दखान की बात पर सोहा फौरन सर उठाकर बेयकीनी से उसे देखती है, जो अब उसे मुस्कुराकर देख रहा होता है। दखान की मुस्कुराहट देखकर सोहा की आंख से एक दुख का आंसू उसके गाल पर बहता है। मगर यहाँ तो आकर पता चला कि तुम तो खुद चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूं। तभी मैंने सोचा है कि मैं सोहा को तलाक नहीं दूंगा। दखान एक फैसले की तरह अपना हाथ हवा में लहराता है। चले, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, इनमें से आप एक चॉइस करना, ओके? दखान सबको खामोश देखकर सामने कुर्सी खींचकर टांग पर टांग रखे बैठता हुआ कहता है। कैसे ऑप्शन? गफार नासमझी से पूछते हैं, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बताता है। पहला ये कि मैं सोहा को अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन फिर सोहा से आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं होगा। ना ही आप उसे मिलेंगे, ना आप लोग उससे कोई राब्ता करेंगे, और ना ही सोहा यहाँ आएगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सोहा सारी उम्र मेरे नाम पर बैठी रहेगी, मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं चला जाऊंगा बाहर, और सोहा बस यहाँ आप लोगों के पास रहेगी। आप फिर इसकी कहीं शादी भी नहीं कर सकते। वो ऐसे ऑप्शंस बताता है जिसमें से दोनों ही नामुमकिन बात थी। दूसरा ऑप्शन ठीक है, हम खुला ले लेंगे। रूहान फौरन बोलता है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो खड़ा होकर उसके पास आता है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो खड़ा होकर उसके पास आता है। मैं दखान दौरानी हूँ, पाकिस्तान की टॉप कंपनी में शामिल दौरानी इंडस्ट्रीज का मालिक, और मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि मैं सारे वकीलों को खरीद लूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे होगे। वो उसकी वेस को ठीक करते मुस्कुराते हुए कहता है, जिसका मतलब समझकर सारे ही खामोश हो जाते हैं। तो अब आप लोगों का क्या फैसला है? वो सबको चुप देकर पूछता है, और एक नज़र सोहा को भी देखता है, जिसकी नाक और आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। मैं दूसरा ऑप्शन मानती हूँ, सोहा अपने आंसू साफ करके कहती है। बेगम साहिबा, सोच लें, फिर आज आप मुझे आखिरी बार देखेंगी, इसके बाद आप मुझे कभी भी नहीं देख सकेंगी। दखान उसकी बात पर एक आईब्रो उठाकर एक साइड की स्माइल देता पूछता है।
मैं खुद से आपका नाम अलग नहीं कर सकती। ये करने से मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा और मैं अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ सकती। ये मेरी कुल कायनात है। सोहा बोलती है तो उसके हल्क में एक आंसू का गोला अटकता है। वो अब ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं। गफार अपनी बेटी की बात सुनकर आसिया की तरफ देखते हैं और रोहान अपने बाप की तरफ देखता है। रोहान समझ गया था कि उसकी बहन दखान की मोहब्बत में बहुत आगे जा चुकी है, जबकि सोहा की बात सुनकर दखान की मुस्कुराहट सिमटती इस दखान की मुस्कुराहट सिमटनी तो थी, मगर वो फौरन अपने आप को संभाल लेता है। बेगम साहिबा, आपको अपनी फैमिली और मुझ में से एक को चुनना होगा। सोहा तुम्हारे साथ जाएगी और हम हर रिश्ता खत्म कर देंगे सोहा से, गफ्फार कहते हैं और सोहा के साथ सब उन्हें हैरानगी से देखते हैं। अब्बू, आप ये क्या कह रहे हैं? इसने सोहा को फंसाया है, सोहा गलत नहीं है। रोहान फौरन अपने बाप के पास आकर कहता है तो आसिया भी उन्हें समझाती है। गफ्फार साहब, ये क्या कह रहे हैं? हम अपनी सोहा को कैसे छोड़ सकते हैं? अब्बू, मैंने तो आपकी जान बचाने के लिए निकाह किया था और आप मुझे ही गलत समझ रहे हैं। सोहा अपने बाप के पास आकर रोते हुए कहती है, काश मैं उसी वक्त मर जाता तो आज यूं मेरी इज्जत नहीं मरती। वो सोहा को देखे गुस्से से कहते हैं, अब्बू ऐसा तो ना कहें। सोहा, तुम्हें पता है एक बेटी के बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी बेटी उसकी इज्जत रखे, ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसके बाप का सर शर्म से झुक जाए। वो कहते हैं तो सोहा और रोने लगती है और वो सही तो कह रहे थे, उसने कहाँ उनकी इज्जत रखी थी। तुम मेरी जान बचाने के लिए इतनी पागल हो गई थी कि तुम्हें मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। अब्बू, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैं नहीं छोड़ सकती आप लोगों को। भाई आप तो कुछ बोलें। अम्मी, भाभी, समझाएं ना अब्बू को। सोहा पागलों की तरह सबके पास जा जाकर बारी बारी बोलती है और दुकान उन सबके इमोशन लेस चेहरों को देखकर अपना कान खुजाता है और उनको नहीं दुकान उन सबके इमोशनल सीन को देखकर अपना कान खुजाता है। उसको देखकर लग रहा था कि वो ये सब देखकर बेजार हो रहा है। सोहा, चली जाओ यहाँ से, गफ्फार गुस्से से धाड़ते हैं। अब्बू नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। सोहा रोते हुए उनके कदमों में बैठ जाती है। सोहा, चली जाओ वरना। वो अभी कह ही रहे होते हैं कि उनके दिल में दर्द उठता है, जिसे वो कम करने के लिए अपने दिल की जगह पर हाथ रखकर वहीं कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठते हैं। अब्बू, अब्बू क्या हुआ आपको? अब्बू। रोहान फौरन उसे अपने बाप के पास आता है तो सोहा भी खड़ी होकर अपने बाप को देखती है। रोहान, इसे कहो यहाँ से चली जाए वरना वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। वो दर्द की शिद्दत से कहते हैं तो सोहा रोते हुए रोहान को देखती है। अब्बू, ये बाद में देखेंगे, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रोहान कहता बाहर की तरफ जाता है और दखान दोनों हाथ बांधे इन सबको देखता है। उसमें इतना ना हुआ कि आगे बढ़कर देख ही ले। सोहा, अगर चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं तो खुदा का वास्ता है चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। गफ्फार सोहा के सामने हाथ जोड़े कहते हैं तो वो नफी में सर हिलाती है। सोहा, चली जाओ, छोड़ दो अपने बाप की जान, जीने दो इसे। आसिया भी गुस्से से आकर उसे धक्का देती है, जिसे बर वक्त दखान थाम लेता है। ये इज्जत है तुम्हारी, तुम अब भी इनके पास रहोगी, चलो मेरे साथ। दखान उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ता है, फिर किसी ख्याल से रुककर गफार को देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है, अंकल, आपने कहा था ना कि आप अपनी बेटी की तरबियत ऐसी करेंगे कि वो रात के अंधेरे में घर से नहीं भागेगी। आपने सही कहा था और आपने अपनी बेटी की तरबियत इतनी अच्छी की है कि उसने रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में मुझसे निकाह किया था और अब दिन के उजाले में ही घर से जा रही है। वो कहता सोहा का हाथ पकड़े बाहर की तरफ चला जाता है। सोहा भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। उसे भी पता चल गया था कि अब उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। उसकी वजह से आज सब खानदान वालों के सामने उसके बाप भाई का सर झुक गया था। बैठो गाड़ी में, दखान उसका हाथ छोड़कर गुस्से से कहता है और सोहा बेयकीनी से उसे देखती है। देख क्या रही हो? खुद दरवाजा खोलकर बैठो, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूं। दखान उसे खुद को तकता देख माथे पर बल डाले कहता गाड़ी में बैठता है और सोहा अपने आंसू पीकर बैठने लगती है कि कहाँ? पीछे बैठो, यहाँ बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। सोहा दरवाजा खोले बैठने ही लगती है कि दखान फौरन बोल देता है, जिस पर सोहा उसे देखकर खामोशी से पीछे बैठ जाती है। टेंशन की वजह से दर्द उठा था, वैसे खतरे की कोई बात नहीं है। डॉक्टर गफार को चेक करके कहते खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आसिया उसे कहती है तो डॉक्टर मुस्कुराता हुआ बाहर चला जाता है। रोहान, अब्बू प्लीज अब ये मत कहना कि मैंने अच्छा किया। रोहान जो कब से अपना गुस्सा जब्त करे खड़ा था अपने बाप को नरमी से कहता है। रोहान, मैंने सोहा के लिए ही ये किया है। ये सब उसकी आंखों में मैंने उस लड़के के लिए मोहब्बत देखी थी। हमने कभी ना कभी तो उसे रुखसत करना था ना, तो समझो अब कर दिया। गफ्फार रोहान को देखे कहते हैं, अब्बू वो मर जाएगी वहां, उसे पता नहीं क्या क्या अजियत देगा। रोहान तड़प कर बोलता है, कुछ नहीं होगा उसे, मैंने उसकी खुशी की खातिर उसे खुद से दूर कर दिया। गफ्फार रोते हुए कहते हैं तो रोहान गुस्से से उठकर कमरे से बाहर चला जाता है और उसके पीछे ही कशफ। पता नहीं मेरी सोहा वहां खुश भी रह सकेगी या नहीं। आसिया किसी डर की वजह से कहती हैं, मैंने भी तो किसी की बेटी को बुरा भला कहा था, जबकि कसूरवार मेरा खुद का बेटा था। बस अल्लाह सोहा को सुकून दे और इस लड़के का दिल मोम कर दे। गफ्फार किसी सोच के तहत कहते हैं तो आसिया बस खामोशी से आंसू बहाती हैं।
उतरो। दखान गाड़ी अपने बंगले में रोककर गुस्से से कहता है तो सोहा फौरन उसे गाड़ी से उतारती है। तो सोहा फौरन गाड़ी से उतरती है। मेरे साथ चलो, वो कहता अंदर की तरफ जाता है तो सोहा भी नजरें नीचे करे उसके पीछे जाती है। सोहा जब अंदर दाखिल होती है तो इतना खूबसूरत बंगला देखकर देखती रह जाती है। सोहा, दखान सोहा के रोकने पर कहता है तो सोहा डरकर फौरन उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ती है। दरवाजा खोलो। दखान अपने कमरे के सामने खड़ा कहता है तो सोहा उसे पहले नासमझी से देखती है कि ये क्या कह रहा है। जी, आई सेड ओपन द डोर। वो गुस्से से झाड़ता है तो सोहा डरकर फौरन से आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है, जिस पर द खान दरवाजा खोलने पर एक गुस्सीली नजर उस पर डालकर अंदर दाखिल होता है। चलो मेरे शूज उतारो। वो सोफे पर बैठकर अपनी दोनों टांगों को सामने टेबल पर रखे कहता है, जिस पर सोहा आगे बढ़कर नीचे बैठकर उसके शूज उतारती है और दखान मुस्कुराता हुआ आंखें बंद करे पीछे टेक लगा लेता है। मेरी घड़ी भी उतारो। सोहा दखान के शूज उतारकर खड़ी होती ही है कि वो अपना हाथ आगे करे एक और हुक्म देता है, जिस पर सोहा अपना गुस्सा जब्त किए उसके हाथ से घड़ी उतारती है। नीचे लेफ्ट साइड पर किचन है, वहां जाकर मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ फौरन। सोहा अभी मुड़ती ही है कि दखान एक और हुक्म देता है। दखान, मैंने कपड़े चेंज करने हैं। वो अपने भारी जोड़े की तरफ इशारा करती कहती है तो दखान आंखें खोलकर उसे देखता है। ठीक कह रही हो, वो कहता उठकर बैठता है। इलाही बख्श, इलाही बख्श। वो इलाही बख्श को आवाज लगाता है तो इलाही बख्श किसी बोतल के जिन की तरह हाजिर होता है। जी साहब जी, आपने। वो आता कहता ही है कि दखान के कमरे में एक लड़की, और वो भी दुल्हन की तरह तैयार हुई खड़ी को देखकर हैरान रह जाता है। इलाही बख्श, तुम्हारी बहन के पास कोई पुराने कपड़े होंगे? वो पूछता है तो इलाही बख्श ना समझी से मना करता है, जबकि सोहा उसे गुस्से से देखती है। नहीं साहब जी, उसके पास तो नहीं है। वो सोहा को देखकर कहता है। अच्छा, तो उससे कोई एक सूट लाकर दो, उन्होंने पहनना है। वो सोहा की तरफ इशारा करता है तो सोहा अपना गुस्सा जब्त नहीं कर पाती और, आपने क्या समझ रखा है मुझे? मैं क्या किसी के भी कपड़े पहन लूंगी? कभी मुझसे जूते उतरवाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। सोहा गुस्से से कहती है और दुकान उसकी जरूरत पर हैरान सा उसे देखता है, जबकि इलाही बख्श तो सोहा के लिए दुआ करता है, क्योंकि दखान के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करना मतलब अपनी शामत बुलवाना। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ। वो कहती बाहर की तरफ जाती है। वहीं रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी कमरे से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो खान खड़े होकर गुस्से से कहता है। नहीं तो क्या करेंगे आप, मारेंगे मुझे? सोहा उसके सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में देखकर कहती है। इलाही बख्श, रोहान गफ्फार को जाकर गोली मार दो। दखान सोहा की आंखों में देखते ही गुस्से से कहता है और दखान की बात सुनकर सोहा के माथे पर बड़े बड़े बल एकदम ठीक हो जाते हैं। ना नहीं, मेरे भाई को। इलाही बख्श, तुमने सुना नहीं? रोहान गफ्फार को गोली मार दो, और याद रखना वो मरना नहीं चाहिए। उसकी टांग पर इतनी गोलियां मारना कि वो माजूर हो जाए। दखान गुस्से से झाड़कर कहता है, जिस पर इलाही बख्श कांप जाता है। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं करूंगा। इलाही बख्श, जाओ। वो उसे कहता है, इलाही बख्श को कहता है तो वह सर हिलाता बाहर की तरफ जाता है। नहीं नहीं, प्लीज रोक, प्लीज ऐसे मत करें। दखान, प्लीज रोक ले उन्हें। सोहा इलाही बख्श के पीछे आते हुए कहती है और फिर दखान को आवाज लगाती है। तुमने सुना नहीं? जाओ रोहान को गोली मार दो। दखान इलाही बख्श के रोकने पर कहता है। नहीं दखान, प्लीज ऐसा ना करें। मैं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी। आप इन्हें रोक लें। सोहा रोते हुए दखान का हाथ पकड़कर कहती है। तुम नहीं जाओगे ना इलाही बख्श, मुझे खुद ही जाना होगा। दखान इलाही बख्श को दोबारा से रुकता देखकर अपने कमरे की तरफ जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में गन होती है, जिसे देखकर सोहा का खून खुश्क हो जाता है। दखान, ऐसा ना करें, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा ना करें। सोहा उसके पीछे सीढ़ियां उतरते हुए कहती है और दखान गुस्से से बस सीढ़ियां उतर रहा होता है। दखान, खुदा का वास्ता है रुक जाएं, मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे ऐसे बात की। सोहा जल्दी से उसका बाजू पकड़ते रोते हुए कहती है। मैं कैसे मान लूं कि तुम अब जाने की बात नहीं करोगी? दखान रुककर उसे देखे कहता है, जिस पर सोहा जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। अगर मैंने दोबारा जाने की बात की तो आप कुछ भी कर देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम जाओ। दखान ने इलाही बख्श को जाने का कहकर सोहा की तरफ मुस्कुराकर देखता है। अगर तुमने दोबारा मेरी कैद से निकलने की बात की तो मैं तुम्हारे पर काट दूंगा, और तुम्हारे पर तुम्हारा भाई और बाप है। वो उसके बालों को कान के पीछे करे मुस्कुराता हुआ कहता ऊपर की तरफ जाता है, और सोहा वहीं रोते हुए बैठ जाती है। कश्यप, मुझे सही सही बताओ कि उस दिन क्या हुआ था? रोहान कश्यप के सामने बैठा उसके जवाब का मुंतजिर होता है, जो नीचे मुंह करे बोलने के लिए अल्फाज जोड़ती है। उसे समझ नहीं आती कि अब क्या बोले। रोहान, वो कश्यप, झूठ मत कहना, जो बात है वही बताना। रोहान उसकी बात काटकर गुस्से से कहता है। रोहान, राबिया ने, मतलब राबिया को वो भी बता ही रही होती है कि बाहर से किसी चीज के गिरने की और फिर अहमद के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रोहान और कश्यप फौरन बाहर की तरफ जाते हैं। या अल्लाह खैर, ये कैसे गिर गया? कश्यप अहमद के सर से खून निकलता देखकर फौरन उसे अपनी गोद में उठाती है। रोहान, इसे अस्पताल लेकर जाओ, देखो कितना खून निकल रहा है। आसिया रोहान को कहती है तो वो सर हिलाता कश्यप की गोद से अहमद को लेता बाहर की तरफ जाता है, और उसके पीछे ही कश्यप।
आपकी चाय, सोहा दखान की तरफ कप बढ़ाते हुए कहती है, जो सोफे पर बैठा सिगरेट फूंक रहा होता है। लाओ। दखान उसके हाथ से कप लेता, जानबूझकर कप थोड़ा टेढ़ा कर देता है, जिससे गरम गरम चाय सोहा के हाथ पर गिरती है और चाय गिरते ही वो तड़प जाती है। ओह, सॉरी सॉरी, जानबूझकर गिर गई। तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? वो उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाता है, उसे देखता हुआ कहता है, जिस पर सोहा रोते हुए उसे देखती है। तकलीफ हो रही है? वो दोबारा उससे पूछता है, जिस पर सोहा इस बात में सर हिलाती है। क्या कहा? तकलीफ हो रही है? अब की बार वो गुस्से से उसका जला हुआ हाथ जोर से दबाकर पूछता है, जिस पर सोहा तकलीफ की शिद्दत से रोते हुए नफी में सर हिलाती है। गुड, होनी भी नहीं चाहिए। वो उसका हाथ छोड़कर सोफे से टेक लगाता बैठकर सिगरेट को होंठों से लगाता है। वैसे एक बात तो बताओ। वो किसी ख्याल के आने पर सीधा होकर बैठकर उसकी तरफ झुककर पूछता है। जी। सोहा डरते डरते पूछती है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? सोहा उसके सवाल पर उसे देखती है, जो उसके बहुत करीब होता है। बताओ, करती हूँ मुझसे मोहब्बत? दखान उसके देखने पर उसके गाल पर एक हाथ रखकर प्यार से पूछता है, जिस पर वो नम आंखों से इस बात में सर हिलाती है और सोहा की बात पर उसका कहकहा गूंजता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, मगर मुझे नहीं है तुमसे मोहब्बत। वो हंसता हुआ कहता, सिगरेट का एक कश लेता है। धुआं उसके मुंह पर मारता है, जिससे सोहा खांसने लग जाती है, क्योंकि सिगरेट का धुआं उसकी आंखों के साथ उसके हलक में भी गया था। चलो उठो अब यहाँ से, और जो इलाही बख्श कपड़े लाया है उनमें से एक पहन लो, फिर हमें जाना है कहीं। वो माथे पर बल डाले उसे कहता है। कहाँ? सोहा पूछ ही लेती है। तुम्हारी अगली सजा, दखान मुस्कुराते हुए कहता है, जिस पर सोहा घबरा जाती है। जाओ अब यहाँ से, अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाओ मुझे, सिगरेट का सारा मजा खराब कर देती हो। दखान बेजारी से कहता है, तो सोहा दुख से उसे देखकर और फिर अपना जला हुआ हाथ देखती बाहर चली जाती है। ना जाने अब और क्या होने वाला था, वो इस बात से वो अनजान थी। सोहा कमरे में बैठी ना जाने कब से आंसू बहा रही थी और बार बार अपने जले हुए हाथ पर भी फूंक मार रही थी। उसे तकलीफ हो रही थी, मगर हाथ से ज्यादा दिल में, जो दखान ने बहुत बुरी तरह तोड़ा था। मगर दिल भी फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो रोते हुए अपना हाथ देख रही होती है कि चीड़ की आवाज से दरवाजा खुलता है, जिस पर वो सर उठाकर देखती है, तो दुकान दरवाजे में खड़ा उसे ही देख रहा होता है। वो उसे देखकर अपने आंसू साफ करती दोबारा से अपना हाथ देखती है। जब कमरे में सोफा और बेड मौजूद है, तो क्यों ऐसे जमीन पर बैठी हो? दखान उसके सामने खड़ा कहता है, जिस पर वो नजर उठाकर उसे देखती है। खैर, तुम्हारी जगह भी यही है। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। आप मेरे साथ क्या करेंगे? सोहा उसे देखकर पूछती है, जिस पर वो एक नजर उसे देखकर बाहर की तरफ जाता है और जब वापस आता है तो उसके हाथ में एक गुलाब का फूल होता है। सोहा उसके हाथ में लाल गुलाब देखकर हैरानी से उसे देखती है। ये देखो, कितना खूबसूरत है ना? वो उसके सामने पंजों के बल बैठकर पूछता है, जिस पर सोहा पहले फूल को और फिर उसे देखती है। ऐसी ही खूबसूरत तुम हो। वो कहता गुलाब को अपनी मुट्ठी में बंद करे मसल देता है, जिस पर सोहा की आंखों में खौफ आ जाता है। ये देखो। वो जब अपनी मुट्ठी खोलता है तो गुलाब की पत्तियां कुछ टूट चुकी होती हैं, तो कुछ मसलने की वजह से उसके हाथ पर रंग छोड़ देती हैं। मैं तुम्हारा ये हाल करूंगा। वो उसकी तरफ झुकता आहिस्ता से कहता मुस्कुराता है और सोहा खौफ से उसे देखती है। मुझे यकीन है अब तुम दोबारा मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। वो कहता खड़ा होता है और सोहा तो खौफ से ही कांप जाती है। उठो, अब जहां हम जा रहे हैं वहां तुमने सारी जिंदगी रहना है। वो सख्त लहजे में कहता है, तो सोहा उठ खड़ी होती है। मगर आप अपने घर वालों को क्या बताएंगे मेरे बारे में? वो पूछे बिना नहीं रह सकी। वो तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अब जाओ, जो इलाही बख्श कपड़े लाया है उसमें से एक पहनकर नीचे आओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। वो उसे कहता बाहर की तरफ जाता है और सोहा बेड पर रखे कपड़े, जो देखने में ही पुराने लग रहे थे, उन्हें उठाकर वॉशरूम में जाती है। रोहान, खाना खा लें। कश्यप खाने की ट्रे उसके सामने रखते हुए कहती है, जो अपना सर थामे बैठा होता है। उन्हें कुछ ही देर हुई थी अहमद को अस्पताल से लाए हुए। मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे। वो बगैर सर उठाए उसे कहता है। रोहान, ऐसे करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वहां मेरी बहन अजियत में है और तुम कह रही हो मैं खाना खा लूं? वो गुस्से से कहता है, जिस पर कश्यप चुप हो जाती है। पता नहीं वो मेरी बहन के साथ क्या करेगा, वो तो बेकसूर है। रोहान कहते कहते रोने लग जाता है। उसे अपनी बहन बहुत अजीज थी, तो खान ने तभी सोहा से बदला लिया था ताकि रोहान को तकलीफ हो, और उसका बदला पूरा हो रहा था क्योंकि रोहान को तकलीफ हो रही थी। रोहान, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं होगा, हम वापस ले आएंगे उसे, आप फिक्र मत करें। कश्यप उसे हौसला देती है। कश्यप, मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था? तुम तो जानती हो ना क्यों की राबिया ने खुदकुशी? वो वो अपने आंसू साफ करे पूछता है, जिस पर कश्यप थूक निकल कर रह जाती है। रोहान, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि राबिया ने क्यों किया ये सब। वो तो खुद अपने घर गई थी खुशी से। कश्यप पता नहीं क्यों उसे झूठ बोल देती है। तो फिर वो मुझे क्यों बुला रही थी? उसके भाई ने ये क्यों कहा कि वो मेरी वजह से मरी है? रोहान को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। रोहान, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा आपको। आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? वो उसे देखकर पूछती है, जिस पर रोहान बस खामोशी से उसे देखता है।
कशफ, अगर जिस दिन मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कोई भी बात छुपाई है, उस दिन तुम्हारा इस घर में और मेरी जिंदगी में आखिरी दिन होगा। रोहान कहता बाहर की तरफ जाता है और कशफ उसकी बात सुनकर अपने माथे से पसीना साफ करती है। मैं मैं क्या करूं? राबिया, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों मैंने राबिया के घर वालों को रोका था? अच्छा था करने देती दोनों को शादी। ये फिर राबिया को बचा लिया था तो रोहान से शादी ना करती। वो खुद ही सोचकर रोने लगती है और फिर अपने बच्चों को देखती है जो आराम से सो रहे होते हैं। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ इन्हें? मैं अपने बच्चों की खातिर रोहान तुमसे झूठ बोलूंगी, मुझे माफ कर देना। वो सफा और अहमद को बारी बारी माथा चूमकर कहती है जबकि रो भी रही होती है। सोहा गाड़ी के झटके से उठती है। वो इतने लंबे सफर में सो गई थी, अब जब आंख खुलती है तो अपने आगे पीछे हरियाली ही हरियाली देखती है। ये कौन सा गांव है? सोहा बाहर की तरफ देखकर दखान से पूछती है जो ड्राइव कर रहा होता है, मगर उसके सवाल पर बैक मिरर से उसे देखता है जो मुस्कुराते हुए बाहर खेतों को देख रही होती है। खानेवाल। दखान के बोलने पर वो एक नज़र दखान को देखती है जो ड्राइव करने में मसरूफ होता है, और जब दोबारा बाहर देखती है तो उसे थोड़ी दूर कहीं बड़ी सी हवेली दिखती है। ये हवेली किसकी है? वो दोबारा उसे सवाल करती है जिस पर दखान कोई जवाब नहीं देता, और सोहा उसी हवेली को देखते रहती है जो आहिस्ता आहिस्ता करते उनके करीब तर हो रही थी। और फिर सोहा देखती है कि उनकी गाड़ी उसी हवेली में दाखिल हो रही है। ये आपकी हवेली है? सोहा दखान से पूछती है, जिस पर वो उसे देखकर उस बात में सर हिलाता है। सोहा मुस्कुराते हुए उस हवेली को देखती है जिसमें वो दाखिल हो रहे थे। बीच में उनकी गाड़ी चल रही थी और दोनों साइड पर हरियाली थी। हवेली बहुत बड़ी थी और वो एक साइड देखती है जहाँ बहुत सी रंग बिरंगे फूल, तो एक जगह आम के दरख्त लगे होते हैं, कहीं अमरूद तो कहीं अनार के दरख्त लगे थे। अब हवेली की थोड़ी अंदर जाती है तो सोहा की नज़र कुछ लड़कियों पर जाती है जो अ, जो पेल दूज खेल रही होती हैं। अक्सर वो भी अपने घर में सैफ के साथ ये खेला करती थी। ये ऐसा खेल है जिसमें हम चौक की मदद से ज़मीन पर डब्बे बनाते हैं और फिर इसमें से किसी एक डब्बे पर पत्थर फेंक कर एक पाँव से डब्बों में जाकर जंप करते हैं। वो इन्हीं सोचों में होती है कि गाड़ी एकदम रुकती है, और जब सोहा देखती है तो दुकान गाड़ी से उतर रहा होता है और दोबारा इन्हीं लड़कियों को देखती है जो अब भागते हुए उनकी तरफ आ रही होती हैं। तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा कि गाड़ी से उतर जाओ। दखान उसकी तरफ का दरवाजा खोले गुस्से से कहता है, जिस पर सोहा शर्मिंदा सी बाहर आती है। अस्सलाम वालेकुम दखान भाई, जहरा करीब आकर कहती है, मगर फिर उसके साथ अनजान लड़की को देखकर जोहा को देखती है जो खुद उसे हैरत से देख रही होती है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम सब? वो बगैर मुस्कुराए कहता है। ठीक है हम, मगर ये कौन है? जोहा पूछती है तो दखान सोहा की तरफ देखता है। ये सोहा है, और बस इतना सा बताकर अंदर की तरफ चलता है तो सोहा भी उसके पीछे जाती है। जोहा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, एनी दखान और सोहा के पुष्प को देखकर कहती है। मुझे लगता है दखान भाई ने शादी कर ली है। जहरा अपना अंदाजा लगाती है तो एनी और जोहा उसको देखकर फौरन अंदर की तरफ जाती हैं, और जहरा हवेली की दूसरी साइड जहां अहद, साद और अदनान थे। भाई, 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 जहरा फूली हुई सांसों के साथ उन तीनों को आवाज लगाती है जो आराम से आम के दरख्त के नीचे चारपाई पर लेटे थे, मगर जहरा की आवाज पर उठकर बैठते हैं। अहद भी वैसे ही लेटा था। क्या हो गया है? खैर तो है? साथ पूछता है तो वो अपने आप को संभाल कर बात शुरू करती है। वो दखान भाई, दखान आया है। कहाँ है? अहद फौरन उसकी बात सुनकर उठता है। हाँ, दखान भाई आए हैं, मगर अकेले नहीं, साथ में अपनी बीवी को भी लाए हैं। क्या? क्या? दखान? क्या दखान की बीवी? सब चौंक कर पूछते हैं, उन्हें कहाँ यकीन आ रहा था। हाँ, मैं सही कह रही हूँ, वो लड़की दखान भाई के साथ हवेली के अंदर गई है। वो इतनी प्यारी है ना, जहरा कहकर उसकी तारीफ भी कर देती है। चलो देखते हैं दादी का क्या रिएक्शन होगा, आ जाओ। साथ कहता हवेली के अंदरूनी जानिब जाता है तो उसके पीछे ही सारे वो लोग जब अंदर आते हैं तो दखान दादी से सर पर प्यार ले रहा होता है और सोहा उसके पीछे नजरें झुकाए खड़ी होती है। ये है वो लड़की, जहरा अहद को कोहनी मार कर कहती है, जिस पर सोहा उसे चुप रहने का इशारा करती है। ये तुम्हारे पीछे कौन है? दादी उसको प्यार देने के बाद सोहा की तरफ देखकर पूछती हैं, और उसी का जवाब सुनने के लिए वहां सारे खड़े थे। दादी, ये बेसहारा है। दखान की बात पर सोहा सर उठाकर उसे देखती है कि कैसे उसने इसको बेसहारा बना दिया। ये मेरे लाहौर वाले बंगले में काम करने आई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, वहां सारे मर्द होते हैं, तभी मैं इसे यहाँ ले आया। शुक्र करो दखान, वरना मैं तो डर गई थी। रुखसाना दखान की बात सुनकर कब का रुका हुआ सांस बहाल करती है। मैं भी, आमना भी कहती तो सारे छोटे भी एक जुबान होकर कहते हैं, और हम भी। जहरा, तुझे तो हम बाद में पूछेंगे। अदनान जहरा को गुस्सीली नजर से देखकर कहता है, जिस पर वो अपने दांतों की नुमाइश कराती है। अच्छा अच्छा, इधर आओ बेटा। दादी प्यार से सोहा को बुलाती है तो सोहा एक नजर दखान को देखकर उनके पास जाती है। मेरे पास बैठो। वो उसे अपने साथ तख्त पर बिठाती है। दादी हमेशा तख्त पर ही बैठती थी। तुम इसे अपना ही घर समझना, तुम्हें यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ जोहा, एनी और जहरा रहती हैं, अब से तुम भी ऐसे ही रहोगी। दादी प्यार से उसके गाल पर हाथ रख के कहती है तो वो भी मुस्कुरा देती हैं।
नहीं दादी, ये बहुत खुददार है, ये ऐसे नहीं रहेगी। इसने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं वहाँ कोई काम नहीं करूँ, मैं वहाँ कोई काम करूंगी तभी रहूंगी। दखान दादी की बात सुनकर फौरन कहता है तो दादी सोहा की तरफ देखती हैं जो नीची नजरें किए होती है। अच्छा, फिर तुम एक काम करना, तुम किचन को देख लिया करना और मेरी दवाइयों का ख्याल रखना, ठीक है? वो कुछ सोचकर कहती है तो सोहा इस बात में सर हिलाती है, जबकि दखान गुस्से से सोहा को देख रहा होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ये नरम हाथ सख्त हो जाएं, वो सोहा के गोरे और नरम हाथ पकड़कर बोलती हैं। लेकिन मेरे हर काम यही करेगी, दखान कहता गुस्से से अपने कमरे की तरफ जाता है, जिस पर सब बस उसे देखते ही रह जाते हैं। बेटा ये ऐसा ही है, तुम वहां उसके काम करती होगी ना, तभी ऐसा कह रहा है। तुम मुझे छोड़ देना, इसके काम कर दिया करना। दादी उसके जाने के बाद से सोहा से मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मैं आप दोनों के काम कर दिया करूंगी। सोहा को वो खातून बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा चलो ठीक है, आज तुम आराम करो, कल से काम करना। और हमारा दुकान थोड़ा गुस्से वाला है, अगर कुछ कह भी दे ना तो बुरा मत मानना, दादी कहती है और सोहा मुस्कुरा देती है। अब भला उसे बता रही थी जिसे उसके हर मूड का अंदाजा हो गया था। बानो, बानो। जी बीबी जी। बानो जल्दी से दादी की आवाज सुनकर आती है। बानो, बच्ची को कमरा दिखा दो, ऊपर जो कमरा है ना वहां ले जाओ इसे, दादी कहती है तो बानो इस बात में सर हिलाती है। बच्ची बहुत मासूम सी लगती है, मुझे लगता है मजबूरी में काम कर रही है। आमना दादी के पास बैठकर कहती हैं, हाँ अच्छा बच्चों सुनो, जैसे तुम लोग आपस में रहते हो उसे भी अपने साथ रखना। जोहा तुम उसके साथ रहना, और किसी चीज़ की उसे ज़रूरत हो तो हमें बताना। रुखसाना भी सब बच्चों को कहती हैं, जिस पर सब बस बात में सर हिलाते हैं, जबकि अहद खान के कमरे की तरफ जाता है। देखो बेटा, ये तुम्हारा कमरा है और मेरा तुम्हारे बराबर वाला है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। बानो सोहा को कमरे में लाते हुए कहती हैं, खाला एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो, एक क्या 100 बातें पूछो। बानो उसके कमरे से पर्दे ठीक करते हुए कहती है, नौकरों के क्वार्टर तो हवेली के पीछे होते हैं ना, तो उन्होंने हमें यहाँ ऊपर क्यों दिया है? उसके जहन में जो सवाल घूम रहा था पूछ ही लेती है। बेटा ये भी क्वार्टर हैं, मगर यहाँ बस औरतें ही रहती हैं, हवेली के पीछे मर्दों के लिए क्वार्टर बनाए हैं। अच्छा। हाँ, और ये हवेली वाले बहुत अच्छे हैं, बड़े से लेकर छोटे तक। बस दखान साहब हैं जो बहुत गुस्से वाले हैं, पहले तो ठीक हो गए थे मगर फिर वैसे गुस्से वाले हो गए। बस तुम्हें उनके हर काम वक्त पर करना होगा, अगर नहीं करोगी तो वो छोड़ते नहीं हैं। वो उसे दखान के बारे में बताती है तो वो एक लंबी सांस लेती है। अच्छा ठीक है, हाँ अब मैं चलती हूँ, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, वो कहती बाहर चली जाती है और सोहा दरवाजा बंद करती सिंगल बेड पर लेट जाती है। ये कमरा ना ज्यादा बड़ा था ना छोटा, बस दरमियाना। कमरे में एक सिंगल बेड और एक लोहे की अलमारी रखी होती है और 2 प्लास्टिक की कुर्सियां और एक साइड पर वॉशरूम का दरवाजा था। सोहा लेटे लेटे पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। तो ये है मेरा ठिकाना, अच्छा है, ज्यादा बुरा नहीं है। वो खुद ही सोचकर आंखें मूंद लेती है, सफर की थकन की वजह से उसे नींद आ रही थी और आंखें बंद करने पर नींद बहुत जल्द उसे अपनी आगोश में ले लेती है। दखान ये क्या है? ओहद दखान के कमरे में आते ही माथे पर बल डाले पूछता है, जो आराम से सोफे की पुष्ट से टेक लगाए बैठा सिगरेट फूंक रहा होता है। इसे सिगरेट कहते हैं, वो अपने हाथ में ली हुई सिगरेट की तरफ इशारा करता है। मुझे भी पता है ये सिगरेट है, जब पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? वो कहता सिगरेट को एस्ट्रे में झाड़ता है, जिससे सिगरेट पर लगी राख उतरकर एस्ट्रे में गिरती है और सिगरेट की ऊपर की साइड दोबारा से सुर्ख हो जाती है। मैं उस लड़की का पूछ रहा हूँ जिसे तुम अपने साथ लाए हो। तुम कब से इतने रहमदिल हो गए, जो एक बेसहारा लड़की को यहाँ ले आए? उसे कहाँ यकीन आ रहा था, बस कभी कभी आ जाता है रहम, जैसे अभी तुम पर आ रहा है। वो कहता एक सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाता है, ये लो तुम भी, क्या याद रखोगे कि दखान ने तुम्हें अपनी सिगरेट दी है? दखान, मैं सीरियस हूँ। वो उसके हाथ से सिगरेट लेकर सामने से लाइटर उठाता है। तो डॉक्टर को चेक करवाओ। दखान और तो उसकी बात पर चिढ़कर कहता है, क्या है, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मुझे आराम करने दो। वो उसे झिड़कता सिगरेट को एस्ट्रे में रगड़ते हुए खड़ा हो जाता है। दखान, वो लड़की सच में बेसहारा है। हाँ वरना मुझे क्या पड़ी है किसी को अपने सर पर बिठाऊं? दखान ऐसे कहता तो अहद को भी इसकी बात पर यकीन आ जाता है। सोहा की आंख खुलती है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। प्यास का एहसास होता है तो बेड के साइड टेबल से बोतल उठाकर गिलास में पानी डालकर होंठों से लगाती है। वो अभी पानी पी ही रही होती है कि कड़क आवाज पर घबरा कर खिड़की की तरफ देखती है। आवाज बिजली कड़कने की थी और बिजली की आवाज से सोहा के हाथ से गिलास खौफ के मारे नीचे गिरकर किरची किरची हो जाता है। सोहा इतनी बड़ी हो गई हो, अब भी इस बिजली से डरती हो? चलो दूर हटो, खुद नहीं सो रही, मुझे तो सोने दो। आसिया उसे खुद से अलग करके कहती है, जो उनसे चिपक कर लेटी थी। अम्मी ना करें ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज अम्मी मुझे खुद से दूर ना करें। वो आसिया के गिर्द बाजू फैलाकर और करीब हो जाती है, जिस पर आसिया अपनी डरपोक बेटी को अपने सीने से लगा लेती हैं। सोहा के दिमाग में अपनी अम्मी की बातें गूंजती हैं तो वो उठकर कमरे में नजर घुमाती है। अम्मी आ जाए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो दोबारा बिजली कड़कने की आवाज सुनकर रोते हुए कहती है, बिजली की आवाज भी तो ऐसी थी जैसे अभी बादल फट जाएगा।
दखान की आंख बाहर से आती जोरदार कड़क की आवाज से खुलती है जो बिजली के चमकने की थी। वो आंखें खोले नजर खिड़की पर मारता है तो बाहर अंधेरे में कुछ सेकंड के लिए रोशनी होकर फिर अंधेरा छा जाता है। बस गरज ही रहे हैं, बरसते नहीं हैं। वो करवट बदल कर कहता दोबारा आंखें बंद करता है कि फिर जोरदार सी बाहर बिजली कड़कने की आवाज आती है जिस पर न जाने कैसे सोहा का ख्याल आता है। और पता नहीं उसे क्या होता है कि वो उठकर पाँव में स्लीपर डाले बाहर की तरफ जाता है। वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ता हर कमरे को देखकर सोच रहा होता है कि वो किस कमरे में होगी। यही सोचते वो ऊपर पहुंच जाता है जबकि एक नजर अपने पीछे भी देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा। वो भी ऐसे ही कमरों के सामने से गुजर रहा होता है कि उसे एक कमरे से सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। वो यकीनन सोहा की ही थी। वो बगैर देर करे उसके कमरे का दरवाजा खोले अंदर दाखिल होता है, मगर जब देखता है तो कमरे में एक जीरो बल्ब जल रहा होता है जिसमें उसे सोहा कहीं नजर नहीं आती। वो माथे पर बल डाले जैसे ही मुड़ता है तो कोई जोर से आकर उसके सीने से लगता है जिस पर वो सुन होकर रह जाता है। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज 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 कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। सोहा दखान को अपनी अम्मी समझकर उसके गले लगे रो रही होती है और दखान की तो सांस ही रुक गई थी सोहा के यूं सीने से आ लगने पर। ऐसे अपनी शीट पर गीला सा महसूस होता है तो वो सख्ते से बाहर आता है। यकीनन उसकी शीट सोहा के आंसू से उसकी शर्ट उसे अपनी शर्ट पर गीला सा महसूस होता है तो वो सख्ते से बाहर आता है। यकीनन उसकी शर्ट सोहा के आंसू से गीली हुई थी। वो यही सोचकर उसका खौफ कम करने के लिए उसके गिर्द अपने दोनों बाजू फैला लेता है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, डरो मत। वो उसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरते हुए कहता है तो सोहा उसकी आवाज सुनकर सर उठाकर उसे देखती है जिस पर दखान भी उसे देखता है जिसकी आंखें और नाक रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी। दखान। सोहा रोते हुए उसका नाम पुकारती है। उसे कहाँ यकीन आ रहा था कि दखान उसके पास है। हाँ दखान, डरो मत और रोना बंद करो। वो उसके चेहरे पर हाथ रखे अंगूठे से उसके आंसू साफ करे प्यार से कहता है। दखान, उसने मुझे धोखा दिया था। दखान, मुझे रोहान ला दो। दखान अभी सोहा के आंसू साफ करे उसे देख ही रहा होता है कि उसके कान में राबिया के अल्फाज गूंजते हैं जिस पर वो अपनी कमर से सोहा का हाथ गुस्से से अलग करके उसे खुद से दूर करता बाहर की तरफ जाता है और सोहा उसके इस अमल से गिरते गिरते बचती है। दखान सोहा के कमरे से निकलता गुस्से से सीढ़ियां उतरता अपने कमरे की जानिब जाता है। उसे ना जाने किस पर इतना गुस्सा आ रहा था, खुद पर या सोहा पर या फिर इन बादलों पर जो बिजली चमका रहे थे। जिस पर भी था, मगर उसे गुस्सा था जो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। वो गुस्से से लंबे लंबे कदम उठाता अपने कमरे में आकर जोर से दरवाजा बंद करता है और फिर दोनों हाथ सर के पीछे करे सर को ऊपर की तरफ करके एक लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करता है। मगर जब गुस्सा कम नहीं होता तो ओ क्यों मैं वहां गया, आखिर क्यों क्यों क्यों। वो अपने हाथ का मुक्का बनाकर शदीद गुस्से से सोफे को सामने रखे शीशे पर मारता है जिससे शीशा किरची किरची होकर रह जाता है जबकि कुछ शीशे की किरची उसके हाथ में भी बेबस होती हैं जिसे हल्का हल्का खून रिसता है। मुझे बस उसे तकलीफ देनी है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। नफरत है मुझे तुमसे। वो बेड के साइड टेबल से लैंप उठाकर सामने दीवार पर मारकर चीखता है। मुझे नफरत है तुमसे, शदीद नफरत। मैं तुम्हें कभी सुकून से नहीं रहने दूंगा। दखान सोहा को बर्बाद कर देगा। नफरत करता हूँ तुमसे बहुत। वो कहता कमरे की हर चीज को तहस नहस कर रहा था। अगर कोई अभी उसे ऐसे देख लेता तो जरूर उसे पागल समझता। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है तो वह बेड पर अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। इतने गुस्से की वजह से उसका सांस भी फूल गया था। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है कि उसे कुछ ख्याल आता है जिस पर वो अपनी शर्ट को सीने के पास से छू कर देखता है जो सोहा के आंसू से अभी भी गीली गीली हो रही थी। वो गुस्से से अपनी शर्ट के बटन खोलकर जैसे ही उसे उतारकर नीचे फेंकने लगता है उसका हाथ फेंकते हुए हवा में ही रह जाता है। दखान। हाँ दखान, डरो मत और रोना बंद करो। वो अपनी शर्ट को अपने सामने करता है तो उसे सोहा का रोता हुआ चेहरा याद आता है कि कैसे वो उसे देख रही थी गहरी आंखों से जिसमें किसी समंदर की तरह पानी था। नाक और होंठ ऐसे गुलाबी हो रहे थे जैसे गुलाब की पंखड़ियां। वो कुछ देर अपनी शर्ट को देखता है फिर उसे गुस्से से दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ देता है। मुझे नहीं आता तुम पर तरस। वो शर्ट को फाड़ते हुए कहता है और जब शर्ट को गुस्से से नीचे फेंकता है तो शर्ट अपनी असली हालत खो चुकी होती है। दखान की जो नजर हो गई थी। दखान, दखान दरवाजा खोलो, क्या हुआ है। दखान अभी शर्ट को ही देख रहा होता है कि उसे दरवाजा बजाने के साथ साथ अहद की आवाज आती है जिस पर वो बेजार सा मुंह बनाए उठकर शर्ट लैसी अपने बेड पर आकर लेट जाता है। उसे अपने हाथ की भी फिक्र नहीं होती जिससे अब खून ज्यादा बह रहा होता है। वो ऐसे ही अपने जख्मी हाथ को अपनी आंखों में करे आंखें बंद कर लेता है जबकि अहद उसे आवाज लगाता अब जा चुका था। वो शायद उसकी आवाज सुनकर आया था क्योंकि दोनों के कमरे की दीवारें एक साथ ही थीं। बेटा डरते नहीं हैं, सो जाओ। बानो भी सोहा का सर अपनी गोद में रखे मुसलसल उसके बालों में हाथ फेर रही थी। दखान के जाने के बाद वो बानो बी के पास आ गई थी। उसे डर जो इतना लगा था। सोहा तुम सो गई हो। बानो बी उसकी सांस भारी होती देखकर उसकी तरफ झुककर पूछती है जो वाकई में सो गई थी। वो उसे सोता देखकर उसका सर आराम से तकिए पर करती खुद भी उसके बराबर में लेट जाती हैं। इतनी प्यारी बच्ची है और बेसहारा, उसे तो कहीं की मलका होना चाहिए था। वो सोहा को देखते हुए सोचती हैं।
तुम बताना पसंद करोगे कि रात में ऐसा क्या हुआ था जो तुमने अपना और इस कमरे का ये हाल कर दिया। सोहा जब नीचे आ रही होती है तो उसे दखान के कमरे में से किसी मर्द के बोलने की आवाज आती है। जब वो उसके कमरे की तरफ देखती है तो तकरीबन सारे ही घर वाले उसके कमरे में मौजूद थे। वो भी मामले को जानने के लिए उसके कमरे का रुख करती है। वो जब उस कमरे में आती है तो कमरे को देखकर हैरान रह जाती है, जहां हर चीज तहस नहस हुई पड़ी थी। कहीं कोई टेबल टूटा पड़ा था, तो कहीं लैंप, तो कहीं परफ्यूम की बोतलें टूटी पड़ी थी। दखान, जवाब दो, तुम्हारा बाप तुमसे कुछ पूछ रहा है। रुखसाना दखान को कुछ ना बोलता देखकर गुस्से से पूछती हैं, जबकि सोहा, जिसने बस अभी कमरे को देखा था, मगर नजर जब दखान पर जाती है तो नजर शर्म के मारे नीचे कर लेती है। वजह उसका शर्ट लेस होना। दखान, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है। एजाज भी उसे कहते हैं, जो सोफे पर सर झुकाकर बैठा गुस्से से अपनी उंगलियां मसल रहा होता है। दखान, अब की बारी दादी गुस्से से उसका नाम पुकारती हैं, जिस पर वो माथे पर बल डाले नजर उठाकर उन्हें देखता है तो नजर दादी से पहले सोहा पर जाती है, जो सबसे पीछे नजरें नीचे किए खड़ी होती है। वो उसे देखकर गुस्से से खड़ा होता है। मुझे गुस्सा आ गया था बस, और कोई बात नहीं है, वो सोहा को देखे ही कहता है, जिस पर सोहा नजर उठाकर उसे देखती है, जो उसे ही खूंखार नजरों से देख रहा होता है। गुस्सा आएगा तो तुम ऐसे करोगे? अपना हाथ देखा है कितना जख्मी हो रहा है। रुखसाना उसके हाथ की तरफ इशारा करे कहती है, जिस पर सोहा की नजर भी उसके हाथ पर जाती है, जहां उसके हाथ पर उंगलियों से खून निकलकर अब खुश्क हो चुका था। और गुस्से में शर्ट कौन फाड़ता है, और वो शर्ट भी जो इतनी पसंद हो। अहद भी अपना हिस्सा डालता है तो दुकान उसे गुस्से से घूरता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। चलो सारे, इससे बात करना अपना दिमाग खराब करने के बराबर है। अनवर गुस्से से उसे देखकर कहते हैं, जिस पर सारे एक नजर दखान को देखकर उनके पीछे कमरे से बाहर जाते हैं। सोहा, दादी जाते हुए सोहा का नाम लेती है, जो सबके साथ बाहर जा रही होती है, मगर दादी की आवाज पर चौंक कर उन्हें देखती है। दखान भी दादी की आवाज पर उसे देखता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, पहले इसकी मरहम पट्टी करो, फिर इसके कपड़े इस्त्री करना। जाओ नीचे से पायोडीन और रुई लेकर आओ। दादी कहते ही बेड पर बैठती हैं और सोहा घबराए हुए दखान को देखती है, जो सुर्ख आंखों से उसे ही देख रहा होता है। दादी, मुझे नहीं आती मरहम पट्टी करना। वो साफ मना कर देती है, जबकि उसे आती थी। लो, इसमें क्या बड़ी बात है, पहले पायोडीन से उसका जख्म साफ करो, फिर कोई ट्यूब लगाकर पट्टी बांध देना। जाओ लेकर आओ, मैं बताती हूँ। दादी रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। तू चुप होकर बैठ, जा सोहा लेकर आ। दादी दखान को कहकर सोहा से कहती है, जिस पर वो मजबूरन बाहर की तरफ जाती है। अंधी हो, दिखता नहीं है, कहाँ साफ कर रही हो? दखान उसे जख्म की जगह कहीं और साफ करता देख गुस्से से कहता है, जी करती हूँ। वो जल्दी से उसके जख्म पर रुई रखती है। सोहा बेटा, आराम से कर, मैं बैठी हूँ इधर। दादी उसे घबराई घबराई हुई देखकर कहती है। दादी, हो गई। सोहा जल्दी से पट्टी बांधकर खड़ी होकर दादी को कहती है, जिस पर दादी इस बात में सर हिलाती, घुटनों पर हाथ रखती खड़ी होती है। अब इसकी शर्ट निकाल दे, बेशरम को शर्म ही नहीं है कि शर्ट ही पहन लेता। हमें भी पता है कि तू बॉडी बनाता है, दिखाने की क्या जरूरत है। दादी उसके सिक्स पैक्स पर कहती है। दादी, बॉडी नहीं, बॉडी। दुकान फौरन उनका लफ्ज ठीक करता है। हाँ, वही वही, जा सोहा। नहीं, रहने दो, मैं खुद निकाल लूंगा, दुकान कहता है, और सोहा पहली फुर्सत में वहां से निकलती है। अब अगर तूने अपने आप को नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दादी कहती बाहर चली जाती है। और दुकान दादी के जाने के बाद अपनी इस हाथ को सामने करता देखता है, जिस पर सोहा अभी पट्टी बांध के गई थी। मैंने कहा था ना, मुझे नफरत है तुमसे, वो कहता गुस्से से अपने हाथ से पट्टी खोलकर नीचे फेंकता है, और ऐसा करने से जख्म दोबारा ताज़ा हो जाता है, जिसकी वो परवाह किए बगैर वॉशरूम की तरफ जाता है। आज सोहा को हवेली आए हुए 1 महीना हो गया था। दखान तो उसी दिन ही वापस लाहौर चला गया था, और इस बात से सोहा को बहुत सुकून था। वो अब यहाँ खुश थी। जोहा, एनी और जहरा से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जबकि साद, अहद और अदनान भी बहुत अच्छे से उससे बात करते थे, और अक्सर रात में बैठकर वो इन सबके साथ बहुत मजे करती थी। सोहा, चलो जल्दी, वरना देर हो जाएगी, एनी उसका हाथ पकड़े खींचते हुए कहती है, जो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। अरे अरे, रुको तो, बताओ तो कहाँ जा रहे हैं? वो चाय का चूल्हा बंद करती पूछती है। आज तुम्हें हम एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जो तुमने आज तक नहीं देखी होगी। क्या मतलब, कैसी जगह? वो ना समझी से पूछती है। यार चलोगी तभी तो बताएंगे, ऐसे थोड़ी बता सकती हूँ। चलो अब, और बानो भी जरा ये चाय देख लेना, हम सोहा को लेकर जा रहे हैं। वो बानो भी को कहती है, उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ ले जाती है, जहाँ सारे जीप में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। सोहा, हद है, इतनी देर लगा दी, अहद उसके आते ही कहता है, जो कब से ड्राइविंग सीट संभाल कर बैठा था। सॉरी, मुझे पता नहीं था, आप लोगों को भी तो पहले बताना चाहिए था ना, ताकि मैं रेडी रहती। वो बैठते हुए कहती है। हाँ, सारी गलती इस अहद की है, जो अपना काम छोड़कर अ, जो अपना काम छोड़कर आ गया। चलो घूम कर आते हैं। सोहा, जो पीछे बैठी होती है, अहद के सर पर चपत लगाकर कहती है। ओए मिर्ची, चुप होकर बैठ जा, वरना यहीं से गिरा दूंगा। अहद भी वैसे ही जवाब देता है। अच्छा अच्छा, बस बस, अब चलें, वरना देर हो जाएगी। सोहद मजीद लड़ाई बढ़ती देखकर कहती है, तो अहद चुप होकर जीप स्टार्ट करता है। रोहान, सोहा से बात नहीं हो सकती। आसिया रोहान के पास बैठकर कहती है।
क्यों? आप खुद भी तो चाहती थी ना कि वो चली जाए, फिर क्यों आपने बात करनी है? जब से सोहा गई थी रोहान किसी से बात नहीं कर रहा था और अब आसिया के मुंह से सोहा का नाम सुनकर वो माथे पर बल डाले पूछता है। बेटी है वो, फिक्र है उसकी, पता नहीं कैसी होगी वहाँ। वो अपने आंसू साफ करे कहती है तो वो भी चुप हो जाता है। अब अपनी माँ को रोता हुआ तो नहीं देख सकता था ना। अच्छा रोए नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, रोहान कहता सोहा के कमरे की तरफ जाता है और उसके कमरे में आकर सबसे पहले उसकी डायरी चेक करता है कि कहीं दखान का नंबर इसमें तो नहीं। वो चेक करता ही है कि उसे एक सफ़े पर एक नंबर नजर आता है जिसके ऊपर डी लिखा होता है। ये डी कौन है? कहीं दुकान दुरानी तो नहीं? वो इस सोच के तहत मोबाइल निकालकर नंबर डायल करता है। दखान अपने ऑफिस से निकलकर गाड़ी का दरवाजा खोलता ही है कि उसका मोबाइल रिंग करता है, जिसे वो अपने सामने करता है तो कोई रॉन्ग नंबर से उसे कॉल कर रहा होता है। वो माथे पर बल डाले कॉल उठाकर अपने कान से लगाता है। हेलो दुकान दौरानी, रोहान उसके फोन उठाने पर पूछता है। जी दुकान दौरानी हूँ, आप कौन? वो नासमझी से पूछता है। रोहान बात कर रहा हूँ, सोहा कहाँ है? वो गुस्से से कहता है, जिस पर दुकान के माथे के बल एकदम ठीक हो जाते हैं और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। कैसे हैं साले साहब? आप इतने वक्त बाद ख्याल आया आपको सोहा का? वो गाड़ी में बैठते हुए कहता है। बकवास बंद करो, जो कहा है उसका जवाब दो। सोहा कहाँ है? कहाँ रखा हुआ है तुमने उसे? सोहा मेरे साथ है, मेरे घर में। अब मेरी बीवी है, वो शोहर के साथ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? वो हंसता हुआ कहता है। सोहा को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। वो सख्त लहजे में कहता है। अच्छा क्या करेंगे आप साले साहब? वो साले पर जोर देकर कहता है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा पुलिस में। ठीक है आप करें रिपोर्ट, फिर मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी, बाय। वो कहता फोन काट देता है। तुमसे अपनी बहन को आजाद करवा कर ही दम लूंगा, भले इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। रोहान गुस्से से कहता बाहर की तरफ जाता है। अब न जाने वो क्या करेगा, क्या वो कामयाब हो जाएगा? ये तो आने वाला कल ही बताएगा। यार कितना मजा आया ना सोहा, तुम्हें मजा आया हमारे साथ घूम फिर कर? जोहा सोफे पर बैठकर पूछती है तो सोहा भी उसके साथ बैठकर मुस्कुराती है। बहुत मजा आया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खेत इतने खूबसूरत हो सकते हैं। वो आज पहली बार गांव घूमी थी और उसे सच में बहुत मजा आया था। ओए वो देखो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, चलो छत पर चलते हैं। अदनान बाहर की तरफ देखकर कहता है तो एनी, जहरा, साद और अदनान ऊपर की तरफ भागते हैं, जबकि सोहा हैरान सी उन्हें देखती है। चलो सोहा ऊपर चलते हैं, बारिश में नहाएंगे, बड़ा मजा आएगा। जोहा उसके सामने हाथ करे खड़ी होती है। मगर अभी तो हल्की सी हो रही है, इसमें क्या मजा आएगा? वो बाहर की तरफ इशारा करे कहती है। अभी खुद ही तेज हो जाएगी, आ जाओ चलते हैं। आहद भी अपना मोबाइल टेबल पर रखे ऊपर की तरफ जाता है तो सोहा भी जोहा के साथ ऊपर की तरफ जाती है। सोहा जब ऊपर आती है तो बारिश अच्छी खासी तेज हो चुकी थी। वो देखती है कि अदनान और सारे ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे वो कोई छोटे बच्चे हों, जबकि सब बड़े ही थे, मगर वो एंजॉय करना जानते थे। अहद खान की उम्र का ही था, मगर वो भी सबके साथ मिलकर बच्चों की तरह एंजॉय कर रहा था। सोहा इस खुशहाल फैमिली को देखकर बहुत खुश होती थी। उसे अच्छा लगता था कि वो हर लम्हे को एंजॉय करते थे। सोहा वहां खड़ी क्या देख रही हो, इधर आओ। अहद उसे देखकर बुलाता है, जो मुस्कुराकर उन सबको देख रही थी। नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, वो वहीं से मना करती है तो जोहा आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ती बारिश में ले आती है। यार जो मजा बारिश में भीगने का है वहां खड़े होकर देखने में क्या? एनी अपना हाथ फैलाकर घूमती है। चलो सब यहाँ आओ। अहद एनी और जहरा का हाथ पकड़कर बाकियों को भी बुलाता है तो सोहा नासमझी से सबको देखती है, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े एक गोल दायरा बना रहे होते हैं। आ जाओ सोहा, ऐसे बड़ा मजा आता है, अदनान उसे कहता है तो सोहा भी जोहा और जहरा का हाथ पकड़कर एक दायरे की सूरत में उनके साथ घूमती है। उसे मजा आ रहा था यूं सबके साथ बारिश में भीगने में। वो मुकम्मल भीग चुकी थी और खुश भी थी। वो कभी बारिश में इतनी खुश नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी, और शायद उसे ये बारिश बहुत महंगा पड़ने वाला था। साहब जी आप? बानो जी तो खान को हवेली में दाखिल होता देखकर कहती है, जो अपने बालों को अपने हाथ की मदद से झाड़ रहा होता है, जो बारिश के पानी से भीग गए थे। वो खुद भी थोड़ा भीग गया था। हाँ क्यों आ नहीं सकता? वो बानो बी के बेतुके सवाल पर माथे पर बल डाले पूछता है। नहीं साहब जी, वो आप इतने वक्त बाद आते हैं ना तब हवेली। नहीं साहब जी, वो आप इतने वक्त बाद आते हैं ना हवेली, तभी पूछ रही थी। अब उस बेचारी की भी क्या गलती, वो आता ही महीनों बाद था। अब उसे एक महीने यहाँ देखकर हैरान होना तो बनता था ना उनका। सारे कहाँ हैं? वो बानोबी के सवाल को नजरअंदाज करे हवेली में नजर घुमाकर पूछता है। वो जी सारे मलिक साहब की तरफ गए हैं ना, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है ना, और छोटे सारे छत पर हैं, बारिश हो रही है ना तो बस उसी के मजे ले रहे हैं। अच्छा और सोहा? वो अपना कोट उतारकर अपने बाजू में टांगता सीढ़ियां चढ़ता हुआ पूछता है। वो भी ऊपर हैं। बानो भी बोलती हैं और दखान की कदम सीढ़ियां चढ़ते हुए रुक से जाते हैं। वो भी ऊपर है, क्या करने गई है वो गुस्से से बानो भी से पूछता है और बानो भी उसके गुस्से से डर जाती हैं। पता नहीं साहब जी, वो बानो भी की बात पूरी भी नहीं होती कि दखान लंबे लंबे कदम उठाता ऊपर की जानिब जाता है।
जबकि कोट वहीं सीढ़ियों पर फेंक देता है जिसे बानो भी उठाती हैं। दखान जब ऊपर आता है तो सोहा उसे सामने ही हंसती हुई दिखाई देती है, जो नीचे से पानी उठा उठा कर आहत पर फेंक रही होती है और यही अमल आहत भी कर रहा होता है। सोहा को यूं करता देख दखान के बाजू और गर्दन की नसें तन जाती हैं, जिसका मतलब था कि वो शदीद गुस्से में है। वो कुछ देर उसे देखता रहता है और जब गुस्सा हद से बढ़ जाता है तो उसके पास जाने के बजाय नीचे अपने कमरे की तरफ जाता है। अब पता नहीं उसका गुस्सा क्या करने वाला था। कितना मजा आया यार। सोहा, तुम्हें मजा आया? वो सारे हंसते हुए नीचे आ रहे थे जब साथ बोलकर सोहा से पूछता है, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट ही जुदा नहीं हो रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने कभी इतना एंजॉय नहीं किया जितना आज किया है, वो मुस्कुराते हुए कहती है तो आहत भी मुस्कुरा देता है। बस अब ऐसे मुस्कुराती रहा करो, बीमारों की तरह मुंह मत बना कर रहा करो। हाँ, अहद सही कह रहा है, जब से तुम आई हो आज पहली बार तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है। अहद की बात पर जोहा भी कहती है तो वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाती है। अब वो उन्हें क्या बताती कि वो किस वजह से मुस्कुरा नहीं पाती। या अल्लाह, तुम लोग कब बड़े हो गए? इतनी ठंड में कौन बारिश में नहाता है? रुखसाना ऊपर आते ही शुरू हो जाती है, जिस पर सारे उन्हें देखकर अपनी जगह जम जाते हैं। उन्हें पता था अब उनकी खैर नहीं। वो मामी, मैं तो मना कर रहा था इन्हें कि मत जाएं, मगर ये लोग खुद तो गए, मुझे भी जबरदस्ती अपने साथ घसीटा। अदनान कहता है, सब एकदम उसकी तरफ मुड़ते हैं। कितना झूठा है ये। ताई अम्मी, इसने ही कहा था कि देखो बारिश हो रही है, चलो छत पर चलते हैं। औहद भाई बताएं। जहरा गुस्से से अदनान को देखकर औहद से कहती है, जी ताई अम्मी, इसने ही कहा था। अहद उसके गाल पर एक थप्पड़ मार के कहता है, खुद तो गए, साथ में उस बच्ची को भी ले ले गए। देखो कैसे नीले हो गए उसके होंठ। जाओ बेटा, जाकर कपड़े तब्दील करो वरना ठंड लग जाएगी। रुखसाना सोहा को कहती है तो वो सबकी तरफ एक नजर देखकर अपने कमरे की तरफ जाती है। मामी, मुझे ठंड लग रही है, मैं जाती हूँ कपड़े तब्दील करने। रुखसाना जैसे ही उन्हें बोलने के लिए लब खोलती है तो जोहा फौरन से अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। मुझे तो लगता है आज रात बुखार होगा, अहद भी कहता उनकी साइड से निकलता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। अदनान भी अपनी जान छुड़वाता वहां से जाता है, जबकि एनी, साद और जहरा अपने लिए बहाने सोच रहे होते हैं। जाओ तुम लोग भी, मुझे पता है तुम्हें भी कुछ हो रहा होगा। रुखसाना तीनों को कुछ ना बोलता देखकर कहती है तो जहरा जोर से आकर उन्हें हक करती है। थैंक यू ताई अम्मी। अरे क्या करती हो लड़की, मेरे कपड़े भी गीले कर रही हो। वो उसे खुद से अलग करती हैं तो वो उनके गाल पर किस करती नीचे की तरफ जाती है, जिस पर रुखसाना उसे पागल, वो हंसते हुए कहती खुद भी नीचे की तरफ भाग जाती है। दखान अपने कमरे में बैठा मुसलसल सिगरेट पी रहा था। उसे रह रहकर सोहा पर गुस्सा आ रहा था, जो आहत के साथ कैसे खुश थी। बहुत शौक है ना बारिश में भीगने का, तुम्हें तो मैं रात में बताऊंगा। वो कहता अपने हाथ में ली हुई सिगरेट को अपने हाथ में मसल देता है, मगर जब सिगरेट की जलती हुई साइड उसकी हथेली पर लगती है तो जलन की शिद्दत से उसे नीचे फेंकता है। आहद, जो दखान के कमरे के सामने से गुजर रहा होता है, उसके कमरे का दरवाजा खुला देखकर कमरे की तरफ आता है। अरे दखान, तुम कब आए? आहद खुशदिली से कहता अंदर की तरफ आता है और दखान का खून उसे देखते ही खोलने लग जाता है। वाह यार, तू तो बहुत अच्छा होता जा रहा है, बॉडी देख कितनी अच्छी बना ली है। आहद उसके बराबर में बैठता उसके बाजू पर हाथ रखता कहता है, जहां उसकी तंग शर्ट से उसका जिस्म नुमाया और खूबसूरत लग रहा था। दखान उसकी कोई भी बात का जवाब दिए बगैर अपनी सिगरेट, जो उसने अभी जलाकर होंठों से लगाई थी, उसे एस्ट्रे में रगड़ता हुआ खड़ा होकर वॉशरूम की तरफ जाता है और औहद बेचारा उसका मुंह तकता रह जाता है। ये इसे क्या हुआ, इतना रूडली क्यों हो रहा है? आहद सोचकर खुद भी बाहर की जानिब जाता है। हवेली में रात के 12 बजे सन्नाटा छाया हुआ था। सब मकीन अपने अपने कमरों में दबे पड़े थे। वहीं एक वजूद सफेद शलवार और कमीज पहने, कंधों पर गर्म शाल डालकर, पीछे हाथ बांधे ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके हाथ में कुछ था भी। वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर दरवाजा हल्के से खोलता है तो उसे अपना शिकार सामने ही नजर आता है, जो बेड पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। वो कमरे में आकर उसे मुखातिब करता है। सोहा। दखान की आवाज पर सर उठाकर वो देखती है तो दखान उसके सामने खड़ा उसे ही देख रहा होता है। वो पहले तो उसे देखकर देखती रह जाती है, जिसको पहली बार उसने शलवार कमीज में देखा था, फिर खुद को संभाल कर खड़ी होती है। दखान, आप इस वक्त यहाँ? वो घबराते हुए पूछती है। हाँ, क्यों नहीं आ सकता? वो थोड़ा सा चलता हुआ उसके सामने खड़ा उसकी आंखों में देखकर पूछता है, जिस पर सोहा फौरन पलकें झुका लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर मगर वगर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होती? उसके ऐसे सवाल पर वो नजर उठाकर उसे देखती है, जो संजीदगी से पूछ रहा होता है। नहीं, जिनसे मोहब्बत हो उनसे नफरत नहीं करते। अगर मोहब्बत करने वाला जालिम हो तब भी? वो इस बात पर आईब्रो उठाकर पूछता है। हाँ, तब भी। अब की बार वो मुस्कुराकर जवाब देती है। दखान, कभी कभी मैं ये सोचकर बहुत हंसती हूँ कि मैं कैसे आपके मोहब्बत के जाल में फंस गई थी और आज तक नहीं निकल सकी, ये जानकर भी कि वो मोहब्बत नहीं धोखा था। वो कहती है तो दखान उसकी बात को इग्नोर करे अपनी बात करता है। पता है सोहा, मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए। सोहा उसके अजीब से सवाल पर उसे गौर से देखती है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ताकि मुझे भी मजा आए तुम्हें दुख देने में। अब देखो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मैं तुम्हें जितनी भी तकलीफ देता हूँ तुम हंस के सह लेती हो, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब अगर तुम्हें मुझसे नफरत होगी तो तुम्हें तकलीफ देने में भी मजा आएगा ना? वो कहता सोहा की तरफ देखता है, जिस पर सोहा उसकी बात मुकम्मल होने पर कहकहा लगाती है।
जिस पर दखान उसे गुस्से से देखता है। बहुत अच्छा ख्याल है। वो अपने पेट पर हाथ रख के अपनी हंसी कंट्रोल करती है। तुम हंस क्यों रही हो? उसे समझ नहीं आता वो इतना क्यों हंस रही है। मैं आपकी नफरत वाली बात पे हंस रही हूँ। आप कुछ भी कर लें, मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी आपके लिए, बल्कि एक दिन देखना ऐसा आएगा आपकी नफरत हार जाएगी मेरी मोहब्बत के आगे। वो फखर से कहती है तो दखान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने पीछे से एक शीशे का जार सोहा के सामने करता है, जिसे देखकर सोहा की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो जाती है। अगर मैं ये सारी छिपकलियां तुम्हारे कंधों और बालों में सजा दूं तब भी नहीं। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ थोड़ा झुककर जार की तरफ इशारा करता है, जिस पर सोहा खौफ से कभी जार के अंदर चार मोटी मोटी छिपकलियों को तो कभी तखान को देखती है जो इसे किसी शिकार की तरह देख रहा होता है। वो थूक निकलकर अपने आप को संभालती है। दखान, ये मुझे इससे बहुत डर लगता है, प्लीज इसे पीछे कर दें। वो उसके जार वाले हाथ को पकड़कर पीछे करती है। इससे तुम्हें डर लगता है? दखान दोबारा से अपना जार वाला हाथ उसके सामने करे पूछता है। दखान प्लीज। वो बस अब रोने वाली थी। अरे यार, ये सजा नहीं है तुम्हारी। मैं भी कितना पागल हूं ना, क्या लेकर बैठ गया। चलो मेरे साथ। वो कहता उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ लेकर जाता है। दखान, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? दखान छोड़े मेरा हाथ। वो मुसलसल उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी, मगर दखान तो जैसे बहरा ही हो गया था, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस छत की जानिब चला जा रहा था और सोहा को समझ नहीं आ रही थी कि वो छत पर क्यों जा रहा है। दखान छत पर आकर जोर से उसके हाथ के साथ उसे खुले आसमान की तरफ करता है, जहाँ बारिश पुरजोर सी जारी थी। बहुत शौक है ना तुम्हें बारिश में भीगने का, गैर मर्दों के साथ बारिश में मस्तियां करने का। लो अब करो एंजॉय। वो कहता है तो सोहा हैरानगी से उसे देखती है। दखान, क्या हो गया है आपको? इतनी ठंड हो रही है और बारिश। वो कहती उसकी तरफ आती है कि दखान छिपकली वाला जार उसके सामने करता है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाती है। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है, आज तुम्हें माफी किसी सूरत नहीं मिलेगी। वो जार की तरफ इशारा करे गुस्से से कहता है। दखान, मैंने क्या किया है जो आप मुझे? सोहा, चुप करके वहीं खड़ी रहो वरना फिर। वो एक कुर्सी खींचकर बैठता सिगरेट निकालता है, जबकि छिपकली वाला जार भी अपने साथ ही रखता है। और सोहा चुप करके वहीं खड़ी हो जाती है, क्योंकि जार के अंदर छिपकलियों को देखकर उसे बहुत खौफ आता है। रोहान, क्या सोच रहे हैं? सो जाएं, सुबह दुकान पर भी जाना है। कश्यप रोहान को बैठा देखकर कहती है, जो किसी गहरी सोच में गुम था। कश्यप, मैं सोच रहा हूँ दुकान पर केस कर दूं। इस तरह हम सोहा को उससे आजाद कर सकते हैं। रोहान कुछ सोचते हुए कहता है, तो कश्यप जो लेटी हुई थी उसकी बात पर उठकर बैठती है। रोहान, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, वो कुछ भी कर सकता है। तुमने देखा नहीं कैसे उसने कहा था कि मैं सारे वकीलों को खरीद लूंगा। कश्यप उसे दुकान की बात याद करवाती है, जिस पर वो उसे देखता है। मैं तब भी उस पर केस करूंगा जब कोर्ट सोहा से पूछेगी कि क्या तुम्हारा शोहर तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखता है। जिस पर वो इकरार करेगी तो फैसला हमारे हक में आएगा। और अगर उसने सोहा को डराया धमकाया कि तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगी, फिर। वो रोहान की बात सुनकर कहती है, जिस पर रोहान को गुस्सा आ जाता है। अगर मेरा साथ नहीं दे सकती तो मेरा हौसला तो मत तोड़ो। मैं कर लूंगा सब, और सोहा हमेशा मेरा ही साथ देगी। वो कहता साइड लैम्प की लाइट ऑफ करता है। रोहान, वो उससे मोहब्बत करती है। वो मुझसे भी मोहब्बत करती है। रोहान भी फौरन कहता है, मगर रोहान। कश्यप, चुप होकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रोहान उसकी बातों से तंग आकर कहता है, तो वो चुप करके लेट जाती है। मुझे सर्दी लग रही है, प्लीज मुझे जाने दें। आखिरकार हिम्मत जवाब देने पर कपकपाते नीले होंठों के साथ उसने कह ही दिया, चुप करके वहीं खड़ी रहो वरना। मेरा तो पता है ना तुम्हें। सिगरेट को होंठों से जुदा करके धुआं हवा के सुपुर्द करे जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहता है, जबकि नजरें मुसलसल उस पर जमी हुई थी। वो उसकी धमकी और नजरों से घबराकर फौरन नजरें नीची कर लेती है और ठंड से बचने के लिए दोनों हाथ सीने पर बांधकर अपने बाजू से हिलाती है, मगर बेसूद। वो मुसलसल उसे देखता, उसकी हर एक हरकत नोट करता है। वो खुद तो बड़े मजे से टांग पर टांग रखे ऐसी जगह बैठा सिगरेट फूंक रहा था, जहां बारिश के पानी का एक कतरा भी आना मुहाल था। मगर इस बेचारी को बारिश में खुले आसमान तले खड़ा करे ना जाने उसे क्या खुशी मिल रही थी। सच में बहुत सर्दी लग रही है दखान, ये ना हो कि मैं सर्दी सहते सहते यहाँ ठंड में ही मर जाऊं। वो सर उठाकर उसकी तरफ देखकर रोते हुए आखिरी कोशिश करती है कि क्या पता उसे तरसा ही जाए इस पर, मगर सामने भी संग दिल था, जिसे बस उसे तकलीफ में देखकर ही सुकून मिलता था, तो भला उस पर तरस क्यों खाता फिर। वो उसकी बात सुनकर हाथ में ली हुई सिगरेट को जमीन पर फेंककर उसे पांव से मसलता हुआ खड़ा होता है और शानों पर ली हुई गर्म शाल को उतारकर कुर्सी पर रखता हुआ कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। आप क्यों आ रहे हैं बारिश में? भीग जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ सही हूँ, प्लीज आप मत आएं। वो उसे अपनी तरफ आता देखकर घबराते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उसके ना रोकने पर जब कुछ समझ नहीं आता तो वहीं जमीन पर बैठकर घुटनों में सर्दियां रोने लग जाती है। वो उसके सामने पंजों के बल बैठकर मुस्कुराते हुए उसका रोता हुआ चेहरा देखता है और फिर अपनी मुस्कुराहट छुपाकर चेहरे पर फर्जी परेशानी लाकर उससे मुखातिब होता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें मरने दूंगा?
अभी मैं जिंदा हूँ तुम्हें अजियत देने के लिए, तुम्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा मरता हुआ देखने के लिए। तो प्लीज यार ऐसे मत कहा करो कि तुम मर जाओगी। सच में यार मेरी जान निकल जाती है तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनकर। वो उसके चेहरे पर चिपके गीले बालों को अपने हाथों से उसके कानों के पीछे करते हुए कहता है, जिस पर वो मजीद रोने लग जाती है। अरे अरे रो क्यों रही हो यार? माना कि मुझे तुम्हारी आंख में आंसू अच्छे लगते हैं, मगर वो क्या है ना, इस बारिश की वजह से समझ नहीं आ रहा कि तुम रो भी रही हो या नहीं। तो प्लीज यार चुप हो जाओ, रोने का कोई फायदा नहीं। वो उसके आंसू साफ करे कहता, बड़े प्यार से कहता है, जिस पर वो घबरा कर पीछे दीवार से जा लगती है और वो मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ देखता है, जिससे उसके चेहरे पर भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं। वो भी बारिश में पूरा भीग चुका होता है, मगर सामने वाली से कम। ए बारिश, इतना ना बरस यार, मेरे महबूब के आंसू नजर नहीं आ रहे। वो शेर बोलकर जैसे ही मुंह नीचे करता है तो उसको वैसे ही रोता देखकर उसे गुस्सा ही आ जाता है। रो क्यों रही हो? बोला है ना चुप हो जाओ, समझ नहीं आता तुम्हें? वो उसके गुस्से से दहाड़ने पर घबराते हुए जल्दी से अपने आंसू साफ करती हिचकी लेती है। गुड, अब बताओ रो क्यों रही थी? अब के नरम लहजे में कहता है, मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। वो हिचकियां लेते हुए कहती है, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। शायद अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसे ऐसे रोते देखकर जरूर अपने सीने से लगा लेता, मगर सामने भी सितमगर था। चलो आंसू ना सही, मगर तुम्हें यूं कपकपाता हुआ देखकर मुझे जो सुकून मिल रहा है ना, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, रात भी बहुत हो गई है और मौसम भी बहुत खराब है। तुम्हें तकलीफ में देखकर सुकून फिर कभी ले लूंगा। अभी देखो कितना भीग गया हूँ, ये ना हो कि बीमार पड़ जाऊं मैं। वो अपने कपड़ों की तरफ इशारा करके कहता है, जो बिल्कुल भीग चुके थे। वो सर उठाकर उसे देखकर माथे पर बल डाले सोचती है कि उसे बस अपने बीमार होने की फिक्र है, जो बारिश में बस 5 मिनट रहा। और वो जो 2 घंटे से बारिश में भीग रही है, ठंड से कांप रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं कि वो भी बीमार पड़ सकती है। वो बस सोच ही सकती थी, बोलने की हिम्मत जो नहीं थी। और हाँ, तुम भी आधे घंटे बाद चली जाना। अब मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हें पूरी रात के लिए बारिश में भीगने के लिए छोड़ दूँ। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी एहसास है। तुम्हारा मेरी प्यारी बीवी। वो जाते हुए कुछ याद आने पर मुड़कर चेहरे पर मासूमियत से जाए कहता है और फिर हंसा हुआ वहां से चला जाता है। वो बस रोते हुए उसकी पुश्त को तकती रह जाती है कि क्यों उसने इस जालिम से मोहब्बत की, क्यों उसने इस जालिम को अपने दिल का बादशाह बनाया, और अब यही जालिम उसका मिजाजी खुदा भी था। वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शायद सारी जिंदगी उसने इस जालिम के जुल्म ही सहने थे। वो उसे जाता हुआ देख ही रही होती है कि जाने कैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, जिस पर वो आंखें खोल बंद करे अंधेरे को दूर करने की कोशिश करती है, मगर फिर कुछ ही देर में वो लहरा कर जमीन बोस हो जाती है।